20 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 26 मंत्रियों ने 26 विधायकों ने या कहें 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। 25 लोगों का चेहरा जाना पहचाना था। एक चेहरा ऐसा आया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए जिसे देखकर लोग हैरान भी हुए, अचरज में पड़े और फिर चर्चाएं भी हुई। ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। वो ना ही एमएलए हैं और ना ही एमएलसी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। तो जाहिर सी बात है कि वो अब अगले 6 महीने के भीतर उन्हें एमएलसी बनकर विधानमंडल जाना होगा, क्योंकि एमएलए तो बनेंगे नहीं। तो एमएलसी बनकर फिर वो मंत्री पद अपना बचाए हुए रखेंगे। और उसके बाद से ये चर्चा चल रही है कि जीतन राम मांझी के कोटे से कौन लोग मंत्री पद किन्हें मिला है, तो फिर उसमें परिवारवाद दिख रहा है। फिर चिराग पासवान का भी नाम उठाया जा रहा है। तो हमारे साथ ऋषिकेश हैं। इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि जेडीयू बीजेपी के अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां इस अलायंस में थीं एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इन तीनों पार्टियों के कोटे से कौन कौन लोग मंत्री बने हैं और इनके पीछे का समीकरण क्या है, और फिर वो पूरा परिवारवाद वाली बहस कैसे इस डिस्कोर्स में आ रही है कि जो आरोप आप महागठबंधन पे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर लगाते रहे हैं उसमें आप खुद ही कैसे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश, पहले तो मैं उपेंद्र कुशवाहा से ही शुरू करना चाहता हूं कि चर्चा चल रही थी जरूर कि एक सीट एक मंत्री पद तो उनके कोटे से मिलेगा ही और एक मंत्री बनेंगे ही, लेकिन दीपक प्रकाश के नाम का तो मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा मेरे ख्याल से। इस पे चर्चा शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी को 2 मंत्री पद मिले हैं, संजय कुमार और संजय कुमार सिंह। एक महुआ से तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़े और उसके बाद दूसरे जो हैं उन्होंने बखरी से चुनाव जीता। बखरी सीपीआई का एकदम गढ़ माना जाता है, वहाँ उन्होंने एक तरीके से वाम का किला ढहा और वहाँ से वो चुनाव जीते। उसके बाद हमसे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो कि आईटी मिनिस्टर भी थे, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और उसके बाद जो हम चौथा नाम ले रहे हैं जिसको लेके आज पूरे दिन भर चर्चा रही, वो हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वे सर्वा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। सबसे पहले हम थोड़ा सा पास्ट में एकदम जाएंगे, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके तनाव चल रहा था चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कि महुआ का सीट उन्हें चाहिए था। ठीक है, महुआ एक कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि उनके बेटे चुनाव लड़ें। और इस चीज़ को लेके खींचतान इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि वो नित्यानंद राय के साथ दिल्ली गए, दिन में मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि होम मिनिस्टर कहीं और चले गए अमित शाह। उसके बाद फिर उन्हें वापस बुलाया गया तो मुलाकात हुई। तब जो एक खबर ये आई थी सूत्रों के हवाले से कि एक एमएलसी एक राज्यसभा पे मामला डन हुआ है। तब उन्होंने 2 सीटें छोड़ी थी जिसमें एक सीट महुआ है, क्योंकि यहाँ से लोजपा के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह चुनाव लड़े, जो जिनको भी उन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। तो आप एक स्मार्ट मूव देख सकते हैं ये इनका उपेंद्र कुशवाहा का। कारण ये है कि स्नेहलता कुशवाहा विधायक हैं सासाराम से, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक हैं सासाराम से। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर बनती मंत्री तो वो तो ऐसे भी विधायक हैं और वो मंत्री वो बनी रहती। सोचिए कि अभी जिस स्थिति में है बीजेपी या जिस स्थिति में है एनडीए, उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू कोई इतने छोटे दल की नहीं है। मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि हम अपने कोटे से मंत्री बना देंगे, आपकी इतनी कम सीटें आई, आपको हम मंत्री पद नहीं देंगे। लेकिन बावजूद इसके वो वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि चुनाव एक बार का नहीं है और भी बार लड़े जाने हैं चुनाव। ठीक है, लेकिन हाँ, एक डर उपेंद्र कुशवाहा को ये था कि अगर स्नेहलता कुशवाहा अगर बन जाती हैं मंत्री तो बाद में उनके बेटे को एमएलसी बनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है ये चीजें खींचती चली जाती। अब जब वो मंत्री बनेंगे तो ये एनडीए की एक मजबूरी होगी कि उनको रिटेन कराने के लिए आपको एमएलसी बनाना ही पड़ेगा, उनको विधान परिषद भेजना ही पड़ेगा। तो एक अविश्वास इसमें झलकता है मतलब कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति या एनडीए के प्रति, कि उन्हें लगता है कि बाद में मिले ना मिले, अगर ये मूव अगर हम अपनाएं
तो इसके ये परिणाम मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक थोड़ा सम्मान की बात आती है कि अब जब वो बन गए हैं, ये एनडीए बिल्कुल ये नहीं देखना चाहेगी कि ये कहीं से एमएलसी नहीं बन पाए, इसके चलते एक मंत्री को स्टेप डाउन करना पड़ा। तो ये एक, और इतना नंबर लेके, मतलब इतनी विधायक लेकर भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, और एक चीज पहले से पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डोमेन में है कि एक वादा किया गया था और वो हमने सामने देखा। तो इसके बाद बहुत ज्यादा मुझे वो गाना याद आ रहा है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ, मतलब एकदम मेरा गला खराब है, मतलब मैं गाता तो बहुत बेसुरा, नहीं तो मैं गा भी देता। तो उसके बाद ये पूरी चीजें चर्चा में आई। अब उस चीज को लेके अब फिर वो वही बात हो रही है कि आप जब महागठबंधन पे परिवारवाद की बात करते हैं, स्पेशली आप आरजेडी को फोकस में रख के जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, तो यहाँ आप देखिए कि कभी भी उस तरीके से एक्टिव नहीं दिखे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2019 से वो राजनीति में एक्टिव हैं, कोविड काल से ही समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत तरह की चीजें कही जा रही हैं, लेकिन आप कितने विजिबल हैं? अगर 2019 से अगर वो वाकई में बहुत इतने सक्रिय रहते तो उस तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी उनकी हो जाती। लोग ये नहीं कहते कि ये पूरा परिवारवाद है। जैसे हमने कई सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं, जैसे मान लीजिए जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह, ठीक है, तो सुधाकर उस तरह से उस सवाल नहीं उठते हैं कि जगदानंद के बेटे हैं इसलिए सुधाकर सिंह। जब सुधाकर सिंह तो भाजपा से भी जाके लड़े, तब तो मतलब जगदानंद का बेटा वाला फैक्टर नहीं आया था। तो ऐसे कई लोग हैं जो समय के साथ खुद को खड़ा कर लेते हैं, जहां पे वो वाली चीज बहुत हट जाती है। आज के डेट में अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं इसलिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को बहुत मांझा, तो उसी तरीके से ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज जो जिस तरीके से उनको मंत्री पद दिया गया, ठीक है, उसको एक नेपोटिज्म के श्रेणी में आपको बिल्कुल लाना ही पड़ेगा। तो ये आज का पूरा मामला रहा इस सीट को लेके स्पेशली। वो मतलब अभी थोड़ी देर पहले मुझे गाना याद आ रहा था, अभी मुझे मीम याद आ रहा है। पंजाब की वो खुद को कैटरीना कैफ कहती हैं, कुछ तो नाम है उनका 100 से, तो वो कहती हैं शहनाज गिल, हाँ, तो वो कहती हैं कि उनका एक बहुत फेमस हो गया था डायलॉग बिग बॉस के दौरान का, कि साडा कुत्ता कुत्ता नहीं, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, वैसे करके। तो हमारा नेपोटिज्म, आपका नेपोटिज्म है, लेकिन हमारा नेपोटिज्म मतलब नहीं है। वो हमारे पुत्र जो हैं कि वो 2019 से एक्टिव थे और ये वो समाज सेवा कर रहे थे। खैर, अब जैसे वही कह रहा हूं कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा का आपने उदाहरण देखा, ठीक है, उसी तरीके से गाय घाट में आपने देखा कि किस तरीके से कैंडिडेट तय है कि वो दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी और वीणा देवी की बेटी बनेंगी कोमल सिंह, लेकिन किस सिंबल से बनेंगी उस चीज को लेके। तो अब सबसे ज्यादा जो चर्चा इसी चीज की हो रही है कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है, तो जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा होती है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, मुख्यमंत्री के लिए मतलब वो उत्तराधिकारी कब चुनेंगे, जदयू अगर बर्बाद होने से अगर बच सकती है तो एकमात्र विकल्प ये हो सकता है। तो कई बार ये लगता है कि आज कितना भावुक वो वीडियो सामने आया कि जब निशांत गले लग रहे हैं नीतीश कुमार के। तो ये चीज कई बार देखना होगा ना कि जब नीतीश कुमार खुद ये कह रहे हैं कि हम कभी अपने परिवार को आगे बढ़ाए जी, ये लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाए, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द अगर जो लोग हैं या जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं, अगर उसमें ये सारी चीजें अगर ठीक ढंग से चल रही है, मतलब वो एक अगर ट्रेंड बन गया है, तो सवाल नीतीश कुमार से भी लोग पूछ रहे हैं, उनका कैडर पूछता है ये कि जब सब कर ही रहे हैं तो आप ये काम क्यों नहीं करते। मतलब निशांत कुमार को भी आज शपथ दिलवा देना चाहिए था, एमएलसी बना लेते आप 6 महीने बाद, 6 महीने के भीतर नंबर है आपके पास, आप 85 विधायक जीत कर आए हैं। खैर आगे क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा कि निशांत कुमार को सेट करना है या नहीं करना है। लेकिन अब तक जो स्थिति देखी गई, अब तक जो नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड दिखाया, उसमें कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार के आसपास चाहे जितनी भी चीज़ें हों, नीतीश कुमार के आसपास के लोगों के लिए फलना टैक्स चिलना टैक्स, ठीक है, ये बना लिया वो बना लिया, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक मतलब वो नहीं है काजल की कोठरी में एक तरीके से घुसने वाला मामला है कि उनके आसपास के लोगों पे जरूर दाग लगते रहे, लेकिन नीतीश कुमार उन दाग से अभी तक बचे हुए हैं। जीतन राम मांझी के भी कोटे से एक जो है कि मंत्री पद उनको भी मिल गया है, संतोष सुमन को। हाँ, संतोष सुमन पूर्व में भी जैसा हमने बताया कि आईटी मिनिस्टर वो थे और वो बनते इस चीज़ को लेके तो एकदम कन्फर्म ही था, हालांकि वो एमएलसी हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा,
लेकिन उनका कंफर्म था कि वही बनेंगे। अब और वो भी जीतन राम मांझी के बेटे ही हैं। हाँ, वहां भी नेपोटिज्म ही चल रहा है। देखिए मामला ये है ना, कई बार ये होता है कि जिस तरीके से आप टूटते देखते हैं जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, और उसमें से भी अगर छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को आप देखेंगे तो कई बार लगता है कि परिवारवाद उनकी मजबूरी तो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि स्नेहलता कुशवाहा अगर हो जाएं, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हो जाएं, तो कम से कम अपने खून से तो आदमी ये उम्मीद करेगा कि ये हमारे साथ बगावत नहीं करेगा। नहीं तो पता चले कि स्नेहलता कुशवाहा और वो, अगर मान लीजिए कि वो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और बेटे नहीं होते तो हो सकता है कि कोई पार्टी तोड़ के लेके चली जाती इधर से उधर। तो ये उनके प्रति एक भरोसा है कई बार कि पार्टी को अगर बचाए रखना है तो हमें इन्हें ही टिकट देना होगा। चिराग पासवान मतलब जिस तरह से नए सिरे से एक उभर कर आए हैं कि बिहार में जाहिर तौर पे इस चुनाव के परिणाम के बाद उनका कद बढ़ गया है, और वो अब दिख भी रहा है कि उनके कोटे से 2 मंत्री बने हैं। उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कौन कौन लोग मंत्री उसमें बने हैं और क्या समीकरण रहा उधर। एक चीज़ ये देखना होगा कि चिराग पासवान ने थोड़ा सा उस कास्ट वाले इक्वेशंस को सही करने में एनडीए को मदद की है, ठीक है, क्योंकि संजय कुमार और संजय कुमार सिंह दोनों ही पासवान हैं, और जैसा हमने बताया कि एक बखरी से लड़े, तो बखरी में हमने ये देखा कि जनसुराज के उम्मीदवार या फिर मतलब वो एक तरीके से ना पासवान बहुल सीट है, और बहुत सारे पासवान उम्मीदवार निर्दलीय भी लड़े और तरह तरह से अलग अलग पार्टियों से भी लड़े, तो वहाँ पे एक बड़ा ही टफ फाइट था। क्योंकि लेकिन उस बीच में वो इस चीज़ को भेदने में, जैसे मान लीजिए हमेशा ये कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव एक तरफा अगर उधर वोट करते हैं, और पासवानों का वोट अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर मान लीजिए आपस में बढ़ जाता तो वो एक टफ सीट हो जाता उनके लिए। लेकिन बावजूद इसके 17-18 हज़ार वोट से वो सीट निकालने में कामयाब रहे। तो एक तो वो चीज़, उसके बाद दूसरा इनाम मिला संजय कुमार सिंह को कि जब ये चीज़ें चल रही थी कि मुकेश रोशन और तेज प्रताप की लड़ाई में सारा वोट तेज प्रताप की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। तेज प्रताप को एक एज है अपनी लोकप्रियता की वजह से, और महुआ में जिस तरीके से बात हो रही थी कि उन्होंने काम अच्छा किया है, कॉलेज वाला जो मुद्दा, हाँ, तो वो भी एक बहुत आसान सीट नहीं थी। हालांकि ये उस तरीके से डिलीवर नहीं हो पाया तेज प्रताप के लिए, क्योंकि जितना हमने सुना या जो तमाम चीज़ें जिस तरीके से रोहिणी आचार्य हों या फिर मीसा भारती हों या फिर राबड़ी देवी हों, अगर मान लीजिए कि अगर आखिरी दिन आके अगर वो सब ये कह रही हों कि हम तेज प्रताप को आशीर्वाद देते हैं, वो हमारा बेटा है, तो आप क्या मानेंगे? आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब आप लोग तेज प्रताप को वोट दीजिए, लेकिन अब डायरेक्टली तो आप इस तरीके से कह नहीं सकते कि मुकेश रोशन को आप नहीं दीजिए। तो वो जो यहाँ पे चीज़ें बटी उसका संजय कुमार सिंह को फायदा हुआ। नहीं तो अगर मतलब अगर सीधी लड़ाई अगर किसी तरीके से होती तो शायद ये लड़ाई उनके लिए उतना आसान नहीं होता। तो और नीतीश और चिराग पासवान के बेहद करीबी भी हैं, तो इस वजह से भी उनको सीटें मिली। जो ऋषिकेश कह रहे हैं संजय कुमार सिंह का, तो महुआ मतलब 2015 में तेज प्रताप यादव वहां से पहली बार चुनाव लड़ते हैं, राघोपुर से उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव और महुआ से तेज प्रताप यादव, वो चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं। 2020 का चुनाव लड़ने वो हसनपुर चले जाते हैं और यहाँ से मुकेश रोशन को लड़ाया जाता है आरजेडी की ओर से। और आप जब जाएंगे महुआ, जब हम लोग गए हुए थे तो लोग कह रहे थे कि भैया ये तो 2020 में तेज प्रताप भैया ने मौका दिया था मुकेश रोशन को कि महुआ की जनता की सेवा कीजिए। मुकेश रोशन विधायक बन गए लेकिन आए नहीं कभी पूछने। और जो 2015 वाला कार्यकाल था उसमें महागठबंधन की सरकार थी, तो उस की वजह से एक मेडिकल कॉलेज वहाँ पे उन्होंने शुरू करवाया। तो बहुत शोर था इस बात का कि पिछली बार ये थे तो इन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज तो बन गया, अब इन्होंने कहा है आईटीआई कॉलेज तो वो बन जाएगा। लेकिन जो आप एंगल लेकर आए बहुत दिलचस्प कि आखिरी दिन राबड़ी देवी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि भाई है तो बेटा ही, मन से तो नहीं निकाल सकते, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पे वो मैसेज तो चला ही जाता है। और वो भी था ना कि जैसे प्रेम कुमार भी अब जैसे एक मान लिया कि जितना कम का वहां पे अंतर रहा या जितना टफ फाइट राघोपुर में चल रहा था, प्रेम कुमार की भूमिका को आप नकार नहीं सकते कि प्रेम कुमार भी एक पढ़े लिखे उम्मीदवार थे, वहां अगर चुनाव लड़ रहे थे, मान लीजिए अगर 10,000 वोट काट लेते, 15 मतलब अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता कि हमें इस चीज से पूरी तरह से आउट कर दिया, तेजस्वी को वोट कीजिए, तो कितना डैमेज करते कुछ नहीं होता। क्योंकि सतीश यादव के जिस तरीके से मुकाबला चल रहा था,
कुछ भी हो सकता था। तो एक समझौता उधर हुआ तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं चीज़ें उस तरीके से हुई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस तरीके से टिकट बंटवारे से पहले चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो घमासान मचा हुआ था, और जितने असहज, मतलब आप जिससे भी बात, तीनों ही, हाँ, मतलब जिस भी दल से आप बात करें, सबकी मुश्किलें मतलब चिराग पासवान, हर किसी को दिक्कत चिराग पासवान से ही। जेडीयू को दिक्कत उनसे, मतलब राष्ट्रीय लोक में उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत, जीतन राम मांझी को तो भारी दिक्कत। हाँ, और वो तो खुल के बोल रहे थे, मतलब उन्होंने तो बोला कि बोधगया से और एक और कोई सीट थी जहां मखदूमपुर से, वो कह रहे थे कि यहाँ से तो हम उम्मीदवार देंगे ही देंगे, फ्रेंडली फाइट हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो बाकी वो तो आप जान ही रहे हैं कि उपचुनाव में क्या हुआ था। उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार थे पासवान, तो इन्होंने क्या किया कि वो गए, द्वंद्व तो चल ही रहा था, ये चिराग पासवान वहां गए ही नहीं प्रचार करने, जबकि बहुत आसान है प्रचार करना। उपचुनाव में 4 सीटों पे चुनाव हो रहा था, एक स्टार प्रचारक तो जा ही सकता है, ये जानते हुए कि पासवान वहां अच्छी संख्या में है। लेकिन जब वो नहीं गए तो कहीं ना कहीं एक मैसेज डिलीवर हो गया, और इस वजह से वहां पे पासवान उम्मीदवार को, जनसुराज को जम के वोट पड़ा, जिसका क्रेडिट आज भी वो लेते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज 10% से ऊपर बढ़ गया। तो इस मतलब इतनी लड़ाइयाँ थी, बावजूद इसके हमने ये देखा कि इन लड़ाइयों के बीच में एयरपोर्ट पे चिराग पासवान और जीतन मांझी सिर्फ अकेले नजर आ रहे हैं, सिर्फ वही 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी आज एक बहुत मजेदार विजुअल दिखा। आप जब एयरपोर्ट और जीतन राम मांझी चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं, शपथ ग्रहण में जब चिराग पासवान स्टेज पे पहुंचे तो लाइन से सारे नेता बैठे हुए थे, तो पहले उन्होंने जेपी नड्डा का पैर छुआ और फिर जीतन राम मांझी का भी पैर छुआ। अच्छा। और हाँ, मतलब वो, और फिर जीतन राम मांझी भी उसी गर्मजोशी से कि अरे अरे पैर मत छुइए, और जीतन राम मांझी बैठे हुए, पहले जाके उन्होंने जेपी नड्डा का पैर छुआ, फिर जाके जीतन राम मांझी का। हम कहे बताइए, रिजल्ट आ जाने से सब कुछ खुशहाल माहौल हो जाता है तो कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। नहीं तो जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो लग रहा था कि मतलब एनडीए का बेड़ा गर्क यही लोग कर देंगे, एकदम 3 पार्टियां मिलके। और एक चीज़ फिर ये भी है कि मतलब बाद में झगड़ा का सीन इसलिए भी नहीं बन रहा है कि चलो चिराग तो अगर उतनी सीटों के साथ उतना डिजर्व कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की टैली, मतलब स्ट्राइक रेट तो अच्छा ही रहा, लेकिन चूंकि इतनी कम सीटों पे लड़े कि उनको ये लगता होगा कि अगर सीटें मिल जाती तो हमारा भी टैली एकदम बढ़ के मिलता। जीतन राम मांझी का तो सारा दुख ही यही था कि हमको यार थोड़ा सीट बढ़ा के दो, हमें 20-25 सीटें दो, है ना। वो तो लगातार कह रहे थे कि देखिए हमको 8% वोट चाहिए, नहीं तो 10 सीटें चाहिए, मतलब जीत के लाएं, मतलब वो ये कह रहे थे, पार्टी का दर्जा मिल जाए। वो कह रहे थे कि आपको बड़ी बहुमत दिलाने में हम एक योगदान देना चाहते हैं। ऐसा नहीं हम अपने लिए पाना चाहते हैं, एक योगदान देना चाहते हैं। तो उनको लगता हुआ कि हमारा योगदान कितना कम है कि हमारे बिना भी सरकार। बाकायदा जीतन राम मांझी का मैं जब हम लोग इलेक्शन वॉच करते थे तो लगातार ये सब बयान सुनना ही पड़ता था। उसमें उनका एक बयान मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की रैली थी गया में, वहाँ आप जाके देखिए कि सबसे ज़्यादा किसका कार्डर था, किसके सपोर्टर थे, कि सब हमारी पार्टी के लोग थे, कि आधे से ज़्यादा। तो मतलब वो बल दिखा रहे थे कि भाई हमारा है ना, और वो इग्नोर मत कीजिए, हमको दीजिए सीट। हालांकि मिला नहीं उनको सीट। लेकिन ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियों को जितना मिल रहा है उतना ही बहुत है, क्योंकि वो इसी स्थिति में हो सकते हैं कि वो अकेले चुनाव तो नहीं जीत सकते, लेकिन एक पूरक की भूमिका निभा सकते हैं। और जो बड़े क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय पार्टियां, उनका इस्तेमाल कमोबेश इसी तरीके से करती है। बहुत खराब दौर है क्षेत्रीय दलों के लिए। तो ये आज पूरी स्थिति थी। बाकी मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं, अंत में मैं पढ़ देना चाहता हूं, और उसके बाद अगर आपको कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिएगा इसमें, जिसमें है कि जो एनडीए का जो स्वरूप है उसमें उपेंद्र कुशवाहा और ये तमाम जो नेता हैं उनका परिवारवाद किस तरह का है। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी स्नेहलता विधायक, और आज बेटा विधायक ये मंत्री बन गए, जबकि ना वो एमएलए हैं ना एमएलसी। जीतन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं, गया जी से सांसद हैं। बेटा जो है संतोष सुमन, वो मंत्री पद की शपथ ले ली उन्होंने, बहू विधायक। जेडीयू में आ जाइए तो अशोक चौधरी खुद मंत्री, बेटी शांभवी चौधरी सांसद। लेसी सिंह उनके पति जो हैं वो भी नेता ही रहे थे, समता पार्टी से जुड़े हुए थे। विजय चौधरी, सुनील कुमार। बीजेपी में आ जाइए तो रमा निषाद, अजय निषाद की पत्नी।
उसके बाद से श्रेयसी सिंह, दिग्विजय सिंह पूर्व मंत्री जो थे उनके पिता, श्रेयसी सिंह के पिता थे, सम्राट चौधरी उनके, शकुनी चौधरी उनके पिता समता पार्टी और राजद दोनों ही पार्टियों में रहे, नीतीश कुमार लालू यादव दोनों के साथ। हालांकि सम्राट चौधरी वाला अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनका जो उस वहां से जब परिवारवाद देखेंगे तो वो परिवारवाद ज्यादा एंटी नजर आता है। क्योंकि इस पार्टी में भी, उस पार्टी में भी, और वो अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब ये आप देखिए कि वो आरजेडी से भी जाके लड़ लेते हैं, और आरजेडी जब राबड़ी देवी खुद मुख्यमंत्री थी बिहार की, तब एज ना होते हुए भी उनको मंत्री बनाया जाता है। और जब समता पार्टी के लोग इसके खिलाफ जाते हैं, पीके शाही ने बाकायदा राज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि भाई इनकी उम्र ही नहीं है 25 साल, ये मंत्री कैसे बने हुए हैं। और वो जैसे दीपक प्रकाश आज मंत्री बन गए, ना एमएलए है ना एमएलसी, उसी तरह से सम्राट चौधरी मंत्री बन गए थे, एमएलए एमएलसी नहीं थे। 6 महीने में उनको एमएलसी बनना था, और बर्थडे के दिन राज्यपाल ने नोटिस जारी कर दिया कि इनको पद से हटाइए। बाकायदा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी राजभवन गए, उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि आप मत बर्खास्त कीजिए हमारे मंत्री को, आप हमें सलाह दीजिए, हम इस पे विचार करेंगे। और ये बर्थडे के दिन हो रहा था उनके, मतलब ये काफी विवादित ठीक है, तो मतलब इससे कहीं ज्यादा विवाद तो प्रशांत किशोर ने उम्र को हिलाकर खड़ा कर दिया, तो ठीक है। अब तो मतलब है, सबका सुविधा के मुताबिक पॉलिटिक्स होती है, और परिवारवाद मतलब अपने तरफ का हो तो नहीं नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ हो तो ज्यादा नजर आता है, और ये दोनों तरफ है। तो बहरहाल ये चर्चा कैसी लगी, और ये जो पूरा मुद्दा है परिवारवाद का, और जिस तरह से मंत्री बन रहे हैं लोग, उस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऋषिकेश ने जो जानकारी दी उस पर आपकी जो राय है वो भी बता सकते हैं। मेरा नाम आकाश है, खबर गाँव देखते रहिए, शुक्रिया। बाकी अगर कोई सवाल हो तो पापा से पूछिएगा। थैंक यू।